हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियन पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर धर्मेंद्र सिंह। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के इंटेक्स एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 200 से स्टार्ट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखिए चार्ज की वैल्यू गिवन है Q इजिकल टू 1 कूलम। अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो तो हमें ये फाइंड आउट करना कि उस कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें एक फार्मूला पता है Q इजिकल टू एन ई, चार्ज इक्वल टू एन ई, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यही 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है। तो यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू है 1 कूलम और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगी वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज पास कर रहा हो तो उस कंडक्टर से कुल कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 202 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट इज मीन्ड बाई सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, जैसे यहाँ पे ए से बी तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या दे रखा है, V की वैल्यू 1 वोल्ट। ठीक है, यूनिट चार्ज पार्टिकल हम ले रखे हैं, तो यूनिट चार्ज पार्टिकल के केस में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कूलम। तो हमें पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है W इजिकल टू वी क्यू, मतलब चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक अगर मूव कराएं तो जो वर्क डन होगा वो होगा W इक्वल टू वी क्यू। यहाँ पे V की वैल्यू 1 वोल्ट, Q की वैल्यू 1 कूलम, तो ये हो गया हमारा 1 जूल। ठीक है, इसका मतलब अगर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो यूनिट चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 202 पर गिवन है। क्या क्वेश्चन नंबर 3? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, यहाँ देखिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V इजिकल टू 6 वोल्ट। ठीक है, और ये कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज मींस Q की वैल्यू दे रखा है 1 कूलम। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव कराना है तो कुछ ना कुछ उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिना वर्क के वो मूव नहीं करेगा। यह वर्क बैटरी द्वारा एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एनर्जी की वैल्यू कितना हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। हमें पता है W इक्वल टू क्या होता है V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो यहाँ पे V की वैल्यू दे रखा है 6 वोल्ट और Q की वैल्यू दे रखा है 1 कूलम, तो ये हो गया 6 जूल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रत्येक कूलम चार्ज को फ्लो कराने में बैटरी द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा, या बैटरी द्वारा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 6 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम लोग पेज नंबर 209 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज लेंथ,
सेकेंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। इन तीन फैक्टर्स पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू एल। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कराएं तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और यदि लेंथ की वैल्यू को डिक्रीज कराएं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और यदि कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दें तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या फैक्टर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि यदि हम कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करा दें तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और या यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू को डिक्रीज करा दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। थर्ड पैरामीटर क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। यदि कंडक्टर का मटेरियल का नेचर को चेंज कर दें तो क्या होगा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब हम लोग पेज 209 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? विल करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। देखिए यहाँ पे दो वायर्स हैं, एक थिन वायर और एक थिक वायर। तो हमें ये पता करना है कि कौन से वायर में करंट मोर इजिली फ्लो होगी यदि दोनों वायर्स को सेम सोर्स से कनेक्ट करें। ठीक है। तो मान लेते हैं कि थिक वायर में फ्लो होने वाली करंट I1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है और एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है। ठीक है। ऐसे ही थिन वायर के लिए करंट की वैल्यू क्या है? I2 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है और एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है। तो हमें पता है कि थिक वायर मोटा होता है तो थिक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पे A1 ग्रेटर देन A2। ये कंडीशन तो हमारा गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन है तो यहां से क्या हो जाएगा? जो थिक वायर का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि थिक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा है। तो थिक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो थिक वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू थिन वायर के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। तो इससे क्या मिलेगा हमें? R1 लेस देन R2। ठीक है। मतलब थिक वायर का रेजिस्टेंस थिन वायर के कंपैरिजन में कम होगा। या यहां से हमें मिलेगा R1 बाई R2 लेस देन 1। R2 को यहां लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। अब देखिए दोनों वायर्स को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेम सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो V1 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे V2 गिवन है। तो ओम्स लॉ से क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1। या यहां से मिलेगा हमें I2 बाई I1
इक्वल टू R1/R2, ये इसका रेसिप्रोकल कर दिए तो I2/I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, R1/R2। तो R1/R2 की वैल्यू लेस देन 1 है। देखिए इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 R1/R2 लेस देन 1 है, तो यहां से I2/I1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। I2/I1 लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, I2 लेस देन I1। इसका मतलब I1 करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा आई I2 से, तो I1 करंट किस में है, थिक वायर में। इसका मतलब थिक वायर में करंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब थिक वायर में करंट फ्लो होगा मोर इजिली के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इन थिक वायर करंट फ्लो मोर इजिली, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पेज नंबर 209 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो V1 है। इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, V1 है, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो R है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम है। और फाइनल कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो V2 है, जो कि अपने फार्मर वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू का हाफ है, V1/2, ठीक है। और करंट की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे I2 है, रेजिस्टेंस तो R ही होगा क्योंकि ये सेम है दोनों कंडीशन में। तो ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इक्वल टू IR, ये यहां से क्या मिलेगा हमें, V/I इक्वल टू R, या यहां से मिल जाएगा V1/I1 इक्वल टू V2/I2। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए V1/I1 इक्वल टू V2/I2, या I2/I1 इक्वल टू V2/V1। देखिए यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या है, V1/2, तो हो जाएगा V1/2/V1। V1 से V1 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/2। तो I2/I1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, या यहां से हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी I1/2, ठीक है। इसका मतलब जब कंपोनेंट के इंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपने फार्मर वैल्यू की हाफ हो जाएगी, तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही थी वह भी अपने इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पेज नंबर 209 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। जो इलेक्ट्रिक आयरन्स या इलेक्ट्रिक टोस्टर्स की जो कॉइल्स होती हैं वह हम एलॉय की बनाते हैं, न कि प्योर मेटल की, ठीक है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। इसके मेन 3 रीजन है। पहला, हाई रेजिस्टिविटी, दूसरा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, और थर्ड पॉइंट है नॉट इजली ऑक्सीडाइज। देखिए एलॉय के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है प्योर मेटल के कंपैरिजन में
जैसे पहला हाई रेजिस्टिविटी, जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल के कंपैरिजन में काफी हाई होती है। तो हाई होने की वजह से क्या होता है कि जो एलॉय की कॉइल होती है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक टोस्टर को, जिसकी कॉइल एलॉय की बनी होती है, वो बहुत जल्दी तुरंत ही गर्म हो जाती है। अगर हम मेटल का बनाते तो वह कॉइल गर्म होने में कुछ टाइम लगता, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती, जिससे हीटिंग इफेक्ट कम होता। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो एलॉय होता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही लो होता है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर हम इस डिवाइस को लॉन्ग टाइम तक यूज करें, ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से इनके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए हीटिंग इफेक्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब जिस टेम्परेचर रेंज की हम डिवाइस बनाए हैं वही टेम्परेचर रेंज लॉन्ग टाइम तक ये डिवाइस प्रोवाइड कराती रहेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, नॉट इजिली ऑक्सीडाइज। जो एलॉय की जो कॉइल्स होती है वह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीजन से इजिली रिएक्ट नहीं करती। जब ऑक्सीजन से इजिली रिएक्ट नहीं करेंगी तो उनपे कोरोजन का इफेक्ट बहुत कम होगा और मॉइस्चर का इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो एलॉय की कॉइल है उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो बहुत लॉन्ग होगी। ठीक है, मतलब लंबे टाइम तक ये कॉइल्स खराब नहीं होती। इसीलिए इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर्स की जो कॉइल्स होती हैं वह हम किसका बनाते हैं, एलॉय का बनाते हैं, न कि प्योर मेटल का। अब हम लोग पेज नंबर 213 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, a 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug K, all connected in series। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 3 रेजिस्टर गिवन है। R1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 ओम। पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम, दूसरे रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम, और तीसरे रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दे रखा है 12 ओम। ठीक है, 3 सेल्स दे रखे हैं और प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना, तो उन्हीं तीनों सेल से मिलकर के बैटरी बनी हुई है। ठीक है, और एक प्लग के दे रखा, प्लग के तो हमें पता है प्लग के का सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है, और बैटरी, तो बैटरी का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले हम सेल का सिंबल जान लेते हैं। सेल का सिंबल ऐसे होता है, 2 लाइंस होती हैं, एक छोटी लाइन होती है जो निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। ठीक है, अब बैटरी बनाना है 3 सेल का, तो इन्हीं 3 ऐसे ही हम 3 सेल, ठीक है ना, पास पास बना देंगे तो हमारा बैटरी हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ऐसे ही हम 3 सेल ऐसे ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, बैटरी हो गई। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, तो ये हम पहले तीनों रजिस्टर को हम ऐसे ड्रा कर लेंगे। ये हमारा 5 ओम R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू हो गई हमारा 8 ओम, और R3 की वैल्यू हो गई 12 ओम। फिर हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं। फिर उसके साथ हम प्लग के लगा देते हैं। ये हमारा सर्किट बन के तैयार हो गया, तो ये हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये सब 2-2 वोल्ट के हैं। ठीक है,
तो इसको आप लोग ड्रा कर लीजिए। अब इसी के हेल्प से हम, इसी डायग्राम के हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं को रहने देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रीड्रा द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 के सर्किट को हमें फिर से रीड्रा करना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स। जितने भी रेजिस्टर्स हैं, करंट को मेजर करने के लिए हमें क्या लगाना है? एमीटर। तो यहां हमने एमीटर लगा दिया। ठीक है, एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। यहाँ पे देखिए 12 ओम रजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमें क्या लगाना है? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियोमीटर, या इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं। ठीक है, जो 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले तीनों रेजिस्टर सीरीज में कंबाइंड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है? 5। R2 की वैल्यू 8 ओम प्लस 12 ओम, ये हो गया 25 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। तो एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? जो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। देखिए 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं, तो टोटल ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ओम्स लॉ से निकाल लेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V क्या होगा? जो टोटल बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट अपान, और R क्या? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 25 ओम, तो ये डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.24 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0.24 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी आई की वैल्यू ये कितनी होगी? 0.24 एम्पियर। अब देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको बताना, मतलब 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर होते हैं उनमें करंट की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब जो आई, जो 0.24 एम्पियर की करंट है वो तीनों रेजिस्टर में सेम होगी। तो हमें इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई की वैल्यू तो सेम होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? ये R3 है, तो ये हो जाएगा IR3। आई की वैल्यू 0.24 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है? 12 ओम। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2.88 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो गई? 2.88 वोल्ट। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पार्ट ए है 1 ओम एंड 10 टू पावर 6 ओम, और पार्ट बी है 1 ओम एंड 10 टू पावर 3 ओम एंड 10 टू पावर 6 ओम। तो पार्ट 1 में दो रेजिस्टर है जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 1 ओम एंड 10 टू पावर 6 ओम। तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि 1 ओम जो रेजिस्टर है वह मच लेस देन 10 टू पावर 6 ओम। ठीक है, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक रेजिस्टर पैरेलल में कंबाइंड है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वह उन सभी रेजिस्टेंस में जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उससे भी कम होगा। ठीक है ना, तो पैरेलल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोवेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 1 ओम। इन दोनों में लोवेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? जो इन दोनों में लोवेस्ट होगा उससे भी कम होगा, मतलब 1 ओम से भी कम आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन अगर इन दोनों रेजिस्टेंस वैल्यूज में
बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दूसरे के कंपेरिजन में मच ग्रेटर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लोवेस्ट रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होगी। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट में क्या है, 3 रेजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम एंड 10 टू पावर 3 ओम एंड 10 टू पावर 6 ओम है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जब ये पैरेलल में जब कंबाइंड होंगे तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा उस लोवेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए लोवेस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है 1 ओम, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस और जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू में अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 ओम और 10 के पावर 6 ओम में क्या है, 10 के पावर 6 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू इज मच ग्रेटर देन 1 ओम। तो इस केस में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा उसके अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो यहाँ पर भी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओम। अब हम लोग पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? And what is the current through it? देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड हैं। क्या 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 इनकी स्पेसिफिकेशन है, ये इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस को हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू है 100 ओम। ठीक है, फिर क्या है, ये टोस्टर है, टोस्टर का रेजिस्टेंस को हम R2 से डिनोट कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। और फिर क्या है, वाटर फिल्टर, इसके रेजिस्टेंस को हम R3 से डिनोट कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम। तो ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। ये देखिए R1, R2 और R3 ये तीनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। और फिर ये 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है तो हमें पता है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। यहाँ पे 500 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 16/500। तो ये 1/R की वैल्यू हो गई। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 500/16। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 31.25 ओम। ठीक है, तो ये तीनों अप्लायंस जो है इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 31.25 ओम। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक आयरन को भी हम 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन है, ये भी 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, सेम 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक आयरन है।
तो ये कह रहा है कि यह जो इलेक्ट्रिक आयरन है यह उतना ही करंट लेता है जितना ये तीनों मिल करके इसी 220 वोल्ट की सप्लाई से लेते हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है कि मतलब दोनों में करंट की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो देखिए सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है दोनों, मतलब 220 वोल्ट से, और दोनों सेम करंट ले रहे हैं। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक आयरन का भी रेजिस्टेंस वही होगा जो इस तीनों डिवाइसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन ये भी आर के बराबर हो जाएगा। आर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हो गया 31.25 ओम। ठीक है, अब ये भी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन में करंट फ्लो हो रही है वो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो सेम करंट फ्लो हो रही है तो जो करंट की वैल्यू इसमें होगी वही करंट की वैल्यू इसमें होगी। तो करंट की वैल्यू आई इक्वल टू क्या है, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या है 31.25 है, ये भी हमारा 31.25 हो गया। चाहे हम इस सर्किट से कनेक्ट करें कैलकुलेट करें आई की वैल्यू, चाहे इस सर्किट से कैलकुलेट कर लें, दोनों से हमारी करंट की वैल्यू सेम आएगी। तो कितनी आएगी करंट की वैल्यू, आई इक्वल टू वी बाई आर, ये हो जाएगा 220 वोल्ट बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 31.25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट आएगी 7.04 एम्पियर। तो यही करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।